हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 1 मई 2026 है और आज 1 मई की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के ऊपर वो सब बात हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 अप्रैल। तो आयुष्मान भारत दिवस भारत में हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी, जो प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना जो थी उसकी सक्सेस, उसकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी एक वो हेल्थ केयर स्कीम थी जिसमें पर फैमिली 5 लाख तक का कवरेज फ्री में दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके जो अभी तक के जो बेनिफिशियरी मतलब जो जिन्होंने इसका लाभ लिया वो उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है। और अगर एक क्वेश्चन और बने कि ये लॉन्च कब हुई थी, तो इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। कहाँ लॉन्च किया था? रांची में किया था। रांची कहाँ है? झारखंड में। तो इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया था। और ये जो आयुष्मान भारत दिवस है हर साल भारत में कब आयोजित किया जाता है? 30 अप्रैल को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन नेवी ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन बी अग्नि 5, ऑप्शन सी NASM-SR, ऑप्शन डी पृथ्वी 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी NASM-SR। तो जो NASM-SR है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, ये एक इंडियन मेड एंटी शिप मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। इसका उपयोग जो है नौसेना द्वारा दुश्मनों के जहाज को निशाना बनाने के लिए किया जाता है और ये भारत की समुद्री रक्षा को मजबूत करता है। तो ये कैसे लॉन्च की गई है? ये मेड इन सलोव लॉन्च का जो है फर्स्ट एवर इसके अंदर यूज किया है। मेड इन सलोव लॉन्च क्या होगी? 2 मिसाइल्स एक साथ सेम हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई सक्सेसन, मतलब एक के बाद एक एट ए टाइम। तो सिंगल प्लेटफॉर्म से ये यूज के लिए फर्स्ट एवर था इंडिया के लिए। तो अगर हम की पॉइंट्स की अगर हम इसकी बात कर लें मिसाइल के बारे में, तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर 5 ऑप्टिक जायरोस्कोप है जो इसकी नेविगेशन को की जो एक्यूरेसी है उसको और बेहतर बनाता है। और इसके अंदर जो सीकर लगा हुआ है वो भी उसकी जो प्रिसीजन है वो भी ज़्यादा है और हाई बैंडविड्थ के ऊपर काम करता है और दोनों तरफ का इसके अंदर डाटा लिंक है। तो DRDO ने और इंडियन नेवी ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? NASM-SR, फुल फॉर्म नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष सहयोग, ऑप्शन बी समुद्री सहयोग और नौसैनिक अभ्यास, ऑप्शन सी कृषि अनुसंधान, ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री सहयोग और नौसैनिक अभ्यास। जो इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री सुरक्षा और आपसी समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन करें कि ये कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ कंडक्ट किया गया, तो ये कोलंबो में कंडक्ट किया गया था। कब से कब हुआ था? 21 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 को हुआ था। और कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। इसमें इंडिया की तरफ से किसने भागीदारी ली थी? इसमें इंडिया की तरफ से जो इंडिया का जो INS निरीक्षण है उसने पार्टिसिपेट किया और श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। ये जो एक्सरसाइज थी इसमें मेन जो फोकस था वो था एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब एडवांस जो अंडर वाटर ऑपरेशंस होते हैं, पानी के नीचे वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इसका फोकस था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा पारव सिस्टम
जिसे 4 मई 2026 से लागू किया जाएगा किस संस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है सेबी। और जो पारवा है इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये सिस्टम कब लागू होगा? 4 मई 2026 से सिस्टम लागू हो जाएगा। इसको क्यों लागू किया जा रहा है कि इसमें जो है बाजार से जुड़े जो डेटा है उसकी निगरानी की जा सके, विश्लेषण किया जा सके और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को और बेहतर बनाया जा सके, ताकि इन्वेस्टर जो है अपने डिसीजन आसानी से बना सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे EPF लॉन्च करने जा रहा है का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नए PF खाते खोलना, ऑप्शन बी पेंशन राशि बढ़ाना, ऑप्शन सी बिना UN के निष्क्रिय या अनक्लेम्ड PF खातों को ट्रेस और रीएक्टिवेट करना, ऑप्शन डी कर्मचारियों को लोन देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिना UN क्या है? UN है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो बिना UN के निष्क्रिय या अनक्लेम्ड PF खातों को ट्रेस और रीएक्टिवेट करना। तो ई प्राप्ति प्लेटफॉर्म है वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, EPF द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है कि ऐसे PF खातों को ढूंढना और फिर से सक्रिय करना जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं या बिना क्लेम के पड़े हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जिनके पास UN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो कर्मचारी जो थे उन्हें अपनी जमा राशि तक मिल सकेगी, उन्हें अपनी जमा राशि आसानी से मिल जाएगी। जो ई प्राप्ति वो किसके ऊपर ज़्यादातर बेस्ड है? वो आधार बेस्ड एक्सेस रहेगा उसके अंदर। आधार बेस्ड जो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो EPF ये हो रहेगा आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल टू ट्रैकिंग द इनऑपरेटिव अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा नमा 112 हेल्पलाइन में जोड़ा गया AI आधारित मल्टीलिंगुअल फीचर किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु ने नमा जो 112 हेल्पलाइन नंबर है उसके अंदर मल्टीलैंग्वेज बहुभाषीय जो AI है वो ऐड किया है, जिसमें लगभग इंडिया की ओवरऑल 10 लैंग्वेजेज जो है ऐड की गई हैं। तो इसमें AI जिससे लोग अलग अलग भाषाओं में आसानी से पुलिस से सहायता ले सकेंगे। इससे आपातकालीन प्रतिक्रिया तेज और अधिक प्रभावी होगी। क्योंकि अगर अभी तक हम बात करें, अगर किसी लैंग्वेज में अगर हेल्प चाहता है इमरजेंसी के अंदर, तो उसको जो वो वहाँ बैठे हेडक्वार्टर में जो बैठी पुलिस है उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि वो बंदा जो भाषा उसको समझ में नहीं आती। इसलिए उसको आसान करने के लिए जो है ये मल्टीलिंगुअल जो है AI बेस्ड वो 10 भाषाएं जो उसके अंदर यूज की गई बेंगलुरु पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा गगनयान प्रोग्राम जिसमें अब नागरिक सिविल अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की योजना जोड़ी गई किस संस्था से संबंधित है? ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी SpaceX। तो इसका सही आंसर है इसरो। तो अभी हाल ही में इसरो ने प्लान किया है कि वो सिविलियंस को भी इंक्लूड करेंगे कि अगले जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में उनका चयन करेंगे। जो गगनयान प्रोग्राम है वो भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। अब इसमें सैन्य पायलटों के साथ साथ नागरिकों को भी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। तो भारत ने कितने
गोल्ड मेडल जीते हैं अभी 4। तो जो कॉमनवेल्थ यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 है वो कहाँ हुई, वो हुई अपिया में। और अपिया कैपिटल है समोआ की। तो कहाँ हुई, समोआ के अपिया में। और ये जो 4 गोल्ड मेडल हैं वो ये कब से कब तक रही, ये रही 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक। तो इसमें जो है 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पहला जीता है सुनील सिंह ने मैन 65 केजी वेट लिफ्टिंग के अंदर। दूसरा जीता है इंस गफा गोगोई ने वीमेंस 58 केजीज में। और तीसरा जीता है अभिनव गोगोई ने मेन 71 केजी कैटेगरी में। और चौथा जीता है चारू पेशी ने जो कि मेन 65 केजी कैटेगरी के अंदर। तो भारत ने अभी हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हल्दी नगरी टर्मरिक सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए इरोड, ऑप्शन बी निजामाबाद, ऑप्शन सी सांगली, ऑप्शन डी सलेम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इरोड। तो इरोड को क्या है, टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इरोड कहाँ है, इरोड डिस्ट्रिक्ट है, जिला है तमिलनाडु के अंदर, जो 1979 में बना था। किससे अलग होके ये सेपरेट हुआ था, कोयम्बटूर से 1979 में अलग होके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना था इरोड। और ये कहाँ, मतलब ये जो है कावेरी नदी के जो है कावेरी नदी के जो तट है उसके पास में स्थित है। तो इसलिए इसके आसपास की ज़मीन जो है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई है। तो इसलिए वहाँ जो हल्दी है वो बहुत अच्छी किस्म की मानी जाती है। तो इसलिए इरोड को टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक और इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, जो वेलोड बर्ड सेंचुरी है, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी इरोड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिज्म की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? द बाइबल ऑफ कम्युनिज्म किस पुस्तक को कहा जाता है? ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑप्शन डी माई कैंप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिज्म की बाइबल किसे कहा जाता है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है। ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। कब लिखी थी? 1848 में लिखी थी। बुक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखी। और कब लिखी? 1848 के अंदर लिखी। इस बुक के अंदर क्या खास है? ये बुक जो है मेनली किसके ऊपर बात करती है? ये बुक बात करती है 2 ही कंटेक्स्ट के ऊपर, एक तो रिच क्लास के ऊपर, दूसरी वर्किंग क्लास के ऊपर। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो रिच पूंजीपति जो लोग हैं वो कैसे वेल्थ को, धन को और बिजनेस को, व्यापार को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर लेबर का काम करती है, मजदूर का काम करती है, लेकिन बहुत ही कम कमा पाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी अगर हम जानना चाहें तो ये होगा कि इसी को क्यों बाइबल कहा गया कम्युनिज्म का? क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक आइडियाज़ हैं कम्युनिज्म के वो मेंशन किए गए, एक्सप्लेन किए गए अच्छे से। और ये जो है इक्वलिटी को, मतलब इक्वलिटी पे बात करती है, ओनरशिप की बात करती है, और जो क्लास डिफरेंसेस है रिच और पुअर वाले उनको भी ये ख़त्म करने की बात कहती है। अभी आपने बहुत से कम्युनिस्ट पार्टी भी देखी होंगी, तो उनके जो लीडर्स हैं मेनली इससे इंस्पायर्ड हैं। और बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं
उन्होंने भी इसके आइडियाज़ को इसमें से जो इस बुक के जो आइडियाज़ हैं उसको यूज किया था। और एक और चीज़, ये एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर है और जो आइडिया जो हैं वो एक क्लियर तरीके से लिखे गए हैं और जिससे जो आम जो लोग हैं वो भी इसके जो आइडियाज़ हैं आसानी से जान सकते हैं। तो बाइबल ऑफ कम्युनिज्म किसे कहा जाता है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने 1848 के अंदर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।